नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार की इनकी कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। गुरुजी, अब शोधार्थी और उस धनवान सेठ की बहू एक दूसरे के आलिंगन में थे और ज्यादा देर तक आलिंगन में किसी भी स्त्री और पुरुष को रखा नहीं जा सकता। उनके बीच शारीरिक रूप से संबंध बन ही जाता है और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वह एक तो कमरा बंद, ऊपर से कर्ण पिशाचनी की मादक रहस्यमयी शक्तियां उस अनैतिक वातावरण को और भी ज्यादा वासना से भर रही थी। शोधार्थी और उस व्यक्ति की पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों की खुमारी उतर जाती है तो वह घबरा कर कहती है, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने पति को धोखा दिया है। इस पर शोधार्थी कहता है, नहीं, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल जिए हैं, इसलिए अब तुम इस बात के बारे में गंभीर मत हो जाओ। तुम्हारा पति वैसे भी सो रहा है। उस शराबी को छोड़कर तुम मेरा ही साथ पकड़ो। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं और शोधार्थी अपने घर पहुंच जाता है। अब वह कर्ण पिशाचनी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से ही अब उसे एक सुंदर स्त्री प्राप्त हो चुकी थी। सेठ की बहू अक्सर शोधार्थी से मिलने जाने लगी और उनके बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। यह संबंध अब तेजी पकड़ रहे थे, इसलिए लोगों के बीच में कानाफूसी होना शुरू हो गई। यह बात धीरे धीरे सेठ के बेटे को पता लगने लगी। उसने अपनी पत्नी का एक रात्रि पीछा किया और जब उसने देखा कि वह उसी व्यक्ति के घर में गई है, खिड़की में बने छेद से उसने देखा कि दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब उसके मन में अत्यधिक क्रोध आ गया था। अपनी पत्नी को इस प्रकार धोखा देते देख वह तुरंत अपने घर गया और वहां उसने एक हत्यारे को सोने की अशर्फियां दी और कहा कि उस तांत्रिक शोधार्थी को जान से मार दिया जाए, क्योंकि उसने बहुत ही गलत काम किया है। भाड़े के हत्यारे अब उस शोधार्थी के घर पर उसे मारने के लिए पहुंच चुके थे। रात्रि के 12 बज रहे थे कि तभी शोधार्थी के कान में बड़ी जोर की फुसफुसाहट हुई। कर्ण पिशाचनी उसके कान में बड़ी तेजी से चिल्लाई थी। उसकी आवाज से उठकर उसने देखा तो कर्ण पिशाचनी सामने ही खड़ी थी। मंजुलिका और कर्ण पिशाचनी की जुड़वां स्वरूप वह शक्ति कहने लगी, तुम्हारे प्राणों को खतरा है, तुम्हें आज मार दिया जाएगा। बाहर वो लोग इकट्ठा हो गए हैं। सुबह 3 बजे वह अंदर आएंगे, क्योंकि तब तक सारे लोग सो चुके होंगे। तुम्हें यहीं पर जान से मार दिया जाएगा। यह बात सुनकर शोधार्थी घबरा गया। उसने कहा, मैंने गलत काम कर दिया है, अब मुझे कौन बचाएगा?
कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूं अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी कर सकते हो। तुम्हें तुरंत ही एक काले बकरे की बलि मुझे देनी होगी। तब शोधार्थी ने कहा, मैं यह कार्य तो कर दूंगा, लेकिन मुझे बकरा मिलेगा कहाँ? और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो लोग मुझे पकड़कर ही मार देंगे। हंसते हुए वह कहने लगी, इसकी चिंता तुम मत करो। थोड़ी ही देर बाद उस सेठ की बहू एक काले बकरे के साथ गुपचुप तरीके से पीछे के रास्ते से तांत्रिक के पास आ गई। उसने कहा, लोग तुम्हें मारने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम कहीं से भाग नहीं सकते हो। मैं बकरी वाली बनकर चुपचाप यहां आ गई, घूंघट डालकर। यहां से भाग जाओ, मैं भी यहां से निकल रही हूं। और वह इस प्रकार घूंघट डालकर उन लोगों के सामने से वापस निकल गई। बकरी वहीं छूट गई। आखिरकार शोधार्थी की इच्छा पूरी हो चुकी थी। उसने तुरंत ही कर्ण पिशाचनी के बताए गए तंत्र के अनुसार उस काले बकरे की बलि दे दी। और ऐसा होते ही अचानक से वहां पर एक काली परछाई प्रकट हो गई। उस काली परछाई ने तुरंत ही बाहर जाकर उन सभी हत्यारों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। उस काली परछाई में बड़ी शक्ति थी और वह जैसे कोई बड़ी शक्तिशाली प्रेत आत्मा हो। तब शोधार्थी ने कर्ण पिशाचनी यानी मंजुलिका को कहा, तुमने मेरी जान बचा ली है, लेकिन अब मेरा मन सेठ की बहू से भर गया है। अब मुझे उससे प्रेम नहीं रह गया। क्या तुम मेरे लिए किसी दूसरी स्त्री की व्यवस्था कर सकती हो? कर्ण पिशाचनी तो यही चाहती थी। हंसते हुए बोली, मैं जानती थी सारे पुरुषों को स्त्रियों का शरीर ही पसंद होता है। सुनो, इन्हीं के घर में इनकी बहू से भी ज्यादा सेठ की पुत्री सुंदर है। किसी प्रकार से तुम उसके केश मुझे लाकर दो। इसकी व्यवस्था भी मैं बता दूंगी। कल तुम बाजार में जाना, वहां पर सेठ की बहू और पुत्री दोनों आएंगे। जब बाजार में वह कंघी खरीदेंगे तो उस कंघी को तुरंत उठा लेना। बाकी का काम मैं कर दूंगी। इस प्रकार से अगले दिन वह कर्ण पिशाचनी के बताए गए तरीके से उसी स्थान पर पहुंच गया। कुछ देर बाद सेठ की बहू और उसकी पुत्री दोनों वहां पर आए। पुत्री को देखकर शोधार्थी काम वासना से भर गया, क्योंकि 19 वर्ष की यह कन्या तो अपनी भाभी से भी ज्यादा सुंदर थी। अब उसको प्राप्त करने की वासना उसके मन में आ चुकी थी, इसलिए वह उनका पीछा करता रहा। एक दुकान पर जाकर सेठ की पुत्री ने अपने बालों को काढ़ा और कंघी लेने का प्रयास किया, लेकिन कंघी पसंद नहीं आई और बालों में फंस गई, तो उसने उसे वहीं रख दिया।
उस कंघी में उसके कई सारे बाल आ चुके थे। चुपचाप बड़ी तेजी के साथ शोधार्थी उसे यानी उस दुकानदार को राशि देकर वह कंघी तुरंत हाथ में ले लिया और घर आ गया। कर्ण पिशाचनी का आवाहन किया और उसे वह कंघी दे दी। कर्ण पिशाचनी ने कहा, अब सिर्फ तुम्हें अपने घर में बैठे रहना है। वह कन्या खुद ब खुद रात्रि के समय तुम्हारे पास आ जाएगी। और वैसा ही हुआ। अगली रात्रि वह कन्या खुद ब खुद उस शोधार्थी के पास आ गई और उससे कहने लगी, दिन रात सपने में आप ही दिखाई देते हो। आप मुझसे प्रेम करते हो। मेरे जन्म जन्म के साथी मुझे नजर आते हो। मैंने बहुत ढूंढा, तब जाके मुझे पता लगा आपके बारे में। इसलिए अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। शोधार्थी को और क्या चाहिए था। उसने उस कन्या के साथ भी वही क्रियाएं की जो उसकी भाभी के साथ की थी। अब यह कन्या भी उसके वश में थी। लेकिन इधर स्थितियां उसके लिए खराब होती जा रही थी। अब तक न सिर्फ सेठ के पुत्र को यह बात पता थी, बल्कि अब सेठ को भी यह बात पता चल चुकी थी। दोनों बाप और बेटा ने शोधार्थी को जान से मारने के लिए पूरा प्रयोजन कर लिया था। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अपनी ही बहू को कहा, जाओ तुम शोधार्थी से रात्रि में एक छोटा सा काम करके वापस आ जाओ। बेचारी बहू उनके प्रपंच में फंस गई। बहू को इस प्रकार जाते देख सेठ की बेटी भी अपनी भाभी के पीछे पीछे उसी शोधार्थी के घर पर जाने लगी और फिर दोनों ही उस घर में प्रवेश कर गए। वहां जाकर जब शोधार्थी ने दोनों को देखा तो अचंभे में पड़ गया। दोनों आपस में लड़ने लगी कि यह मेरा है और एक दूसरे से लड़ते हुए इस प्रकार बातें कर रही थी जैसे शोधार्थी उन्हीं का खुद पति हो। इधर सेठ और उसका पुत्र दोनों ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और गुपचुप तरीके से उन्हें अंदर का दृश्य दिखाया। तब सेठ ने कहा, मेरी बहू ने तो मेरी बदनामी की ही थी, मेरी बेटी भी मुझे बदनाम कर देगी, मैंने नहीं सोचा था। तुम सब लोग इसके घर में चारों तरफ से आग लगा दो, तीनों अंदर ही जलकर मर जाएं। इस प्रकार सारे लोगों ने बात को समझते हुए तेल छिड़ककर चारों तरफ से घर में आग लगा दी। तब फिर से शोधार्थी के कान में फुसफुसाहट हुई। कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हारी जान को खतरा हो चुका है। अब तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। इन सभी ने पूरे घर में आग लगा दी है। घर से बाहर तुम लोग निकलोगे तो भी मार दिए जाओगे। तब शोधार्थी ने कहा, तुमने जैसे पिछली बार मुझे बचाया था, इस बार भी बचाओ।
तब कर्ण पिशाचिनी ने कहा, अब छोटी बलि से काम नहीं होगा, नर बलि की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन दोनों की बलि मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगी कि इस आग से तुम बड़े ही आराम से बाहर निकल जाओगे और इन सबको भी मैं सबक सिखा दूंगी। यह सुनकर शोधार्थी अब क्या करेगा, यह जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो यह थी जानकारी और कहानी। आगे के भाग में हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए जिसमें ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि सारे वीडियो आपको अवश्य मिले, कोई वीडियो छूट ना जाए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।